हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज कक्षा 9 का केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम पदार्थों के शुद्धिकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो किस प्रकार से शुद्ध होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अध्याय 1 के अंदर हम इस चीज़ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ एक वह वस्तु होती है जिसमें द्रव्यमान होता है, कणों से मिलकर बना होता है, कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। और यदि इस पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ की अवस्था मैंने आपको बताई थी कि पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैसीय अवस्था होती है, जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का वहाँ पर कारक भी मैंने आपको बताए थे कि ताप का क्या प्रभाव होता है, दाब का क्या प्रभाव होता है। यदि किसी पदार्थ में हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से उसके कणों में गतिशीलता बढ़ती है, और जैसी गतिशीलता बढ़ेगी तो अपने जो कण हैं वो अपने पदार्थ के अवस्था या माध्यम से क्या हो जाते हैं, पलायन हो जाते हैं, यानी गतिशीलता आ जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज़ हम पहले पिछली जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सेकंड जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लियर विद्यार्थियों, तो चलिए हम एक बार पुनः हम देखें कि क्या पदार्थ का शुद्धिकरण होता है और कैसे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम जर्नली हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, ये बाज़ार से हम जब ख़रीद के लेकर आते हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, मसाला है, मिनरल्स है, जूस है, क्या ये सभी पदार्थ जो डिब्बा में जो रखे होते हैं, जिस प्रकार से चित्र के अंदर बताया गया है, क्या बाकी में ये शुद्ध हैं? क्या आपने कभी खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्दों पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो। वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ या विभिन्न जो पदार्थ हैं, विभिन्न जो वस्तुएं हैं, वो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ है नहीं जो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब होता है जो एक ही पदार्थ से, एक ही तत्व से बना होता है। जबकि वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ ही नहीं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से न बना हो। इसका मतलब अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं तो वो क्या शुद्ध है? वो शुद्ध नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार तो ये चीज़ शुद्ध नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं दूध है तो दूध में जल होता है, प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है, घी है तो इस प्रकार से जूस है तो जूस में शक्कर होता है और फलों का रस होता है। तो वो भी क्या है, एक शुद्ध नहीं है, पर लेकिन हम कहते हैं कि ये क्या है, शुद्ध है। आगे हम बात करें, आगे देखो आगे क्या है। उदाहरण के लिए जैसे दे रखा है इसमें दूध है, वसा है, प्रोटीन का मिश्रण है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यदि हम देखें तो यहाँ इसका तात्पर्य है कि पदार्थ में मौजूद कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अभी बताया ना मैंने कि जो पदार्थ है, एक पदार्थ जो है वो एक ही प्रकार के कणों से यदि मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? शुद्ध पदार्थ के नाम से उसको जाना जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि वो कैसा पदार्थ है, वो एक प्योर पदार्थ है। आगे हम बात करें, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी क्या हैं, मिश्रण है। सभी क्या है विद्यार्थियों, मिश्रण की श्रेणी के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्रण क्या है।
तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो बनी संरचना या बना हुआ जो विलयन है वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकृत या आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधियों द्वारा या रासायनिक विधियों द्वारा इसको पृथक नहीं किया जा सकता। यानी मेरा कहने का मतलब है, जैसे हम जल की बात करें, किसकी बात करें विद्यार्थियों, जल की, तो जल जो है वो जल में होता क्या है, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है विद्यार्थियों, H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें होती हैं। और यदि हम इसमें क्या करें, यदि इसमें सोडियम क्लोराइड को घोल दें तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl है, नमक को घोल दें तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम क्लोराइड में से, और जैसे इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर वाष्पीकरण की विधि के द्वारा जल को हम पृथक कर सकते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड को और ज़्यादा हम पृथक नहीं कर सकते। क्लियर विद्यार्थियों। अब हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपको समझ में आ गया मिश्रण क्या है। मिश्रण जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलते हैं तो क्या बनता है भैया, क्या बनता है, मिश्रण बनता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार, यानी मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। तो मिश्रण के मुख्य रूप से हम दो प्रकार पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे समांगी मिश्रण और एक पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे समांगी मिश्रण और एक पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। क्लियर विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हम जैसे बात करने वाले हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण से स्पष्ट है कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव घुलने के बाद में पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं, उन्हें भौतिक विधियों के द्वारा या पृथक्करण की जो विधि है उनके द्वारा उनको पृथक नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण कहलाएंगे। जबकि विषमांगी मिश्रण ऐसे दो या दो से अधिक अवयव मिलने के बाद में वो पुनः दिखाई देते हैं, उनको पृथक किया जा सकता है, भौतिक पृथक्करण विधि के द्वारा उनको पृथक कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, और वो कहलाएगा विषमांगी मिश्रण। क्लियर। और आगे विस्तार से हम बात करेंगे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ विद्यार्थियों, ऐसे विद्यार्थी जो लगातार हमारी क्लास देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें इसी प्रकार से संपूर्ण कोर्स का अध्ययन कराया जाए और उन्हें भविष्य में ऐसे ही एक नई जानकारी मिलती रहे, तो मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भेजें जिससे कि वो भी अपना लाभ उठा सकें। देखो, और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए एक अच्छा मोटिवेशन है, जिससे कि हमें और अच्छे से अच्छा बेहतर कार्य करने का आपको क्या है, साहस मिलता है। तो इसलिए आपका लाइक करना ज़रूर होता है, ठीक है। और यदि आपको कोई समझने में समस्या है तो आप बिना संकोच किए इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और जैसी भी आपकी राय है वो राय भी ज़रूर लिखें। मैं जानना चाहूँगा, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा, आप मेरे को क्या सजेशन दे सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करेंगे विलयन की। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों, विलयन। तो विलयन क्या होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण होता है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार कर सकते हैं जिसमें ठोस द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। अगर हम बात करें किसी विलयन की, तो विलयन में ठोस भी हो सकता है, ठोस द्रव भी हो सकता है, यानी मिश्रण के जो प्रकार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। अब हम बात करें विलयन के कणों में समांगिता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल
नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के समान कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब हम बात करें मिश्र धातु की, तो मिश्र धातु के अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु होता है ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक प्रक्रिया या अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातु का मिश्रण माना जाता है, फिर भी क्या मिश्रण माना जाता है। क्लियर। और यदि हम बात करें यहाँ पर, और यदि हम बात करें जैसे उदाहरण के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 2024 का जो अभी वर्तमान में जो कक्षा 10 का पेपर हुआ है उसमें बोर्ड ने ये पूछा भी गया है कि यहाँ पर ये मिश्र धातु से, तो पीतल जो है वो पीतल किससे बना होता है, तो पीतल दो धातुओं के मिश्रण से बना होता है। पीतल कितने धातुओं के, दो धातुओं के मिश्रण से क्या है बना होता है। जैसे हम बात करें पीतल में, जो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है जिसमें ये बना क्या होता है, यानी इसमें जिंक जेड की मात्रा कितनी होती है, जेड की मात्रा होती है लगभग 30%, और इसके साथ में Cu कॉपर कितना होता है 70%, यानी दोनों धातुओं के मिश्रण से क्या है बना होता है। आगे समझ में आया कि नहीं आया विद्यार्थियों, बताओ समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10वीं क्लास वाले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर है उसमें अभी पूछा गया है। क्लियर। किसी विलयन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कोई भी विलयन है उस विलयन में दो भाग होते हैं। जैसे ये विलयन है, इस विलयन के दो भाग कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस विलयन के दो भाग होंगे। जैसे हम बात करेंगे एक तो होता है विलायक और एक क्या होता है विद्यार्थियों विलेय। एक तो होता है विलायक और एक क्या होता है विलेय। यानी अगर हम किसी विलयन की बात करें, जैसे ये विलयन है, इस विलयन के अंदर विलयन, और इस विलयन को हम दो भागों में बांटते हैं। यानी जो विलयन है उसमें एक तो होता है विलेय, एक क्या होता है विद्यार्थियों विलेय, और ये क्या होता है एक इसमें जुड़ा होता है विलायक। क्या होता है विद्यार्थियों विलायक। जैसे अभी मैं उदाहरण की बात करूँगा कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। जैसे हमारे पास एक चीनी और जल का घोल है। क्या है विद्यार्थियों, चीनी और जल का घोल है। तो चीनी और जो जल है, तो जल उसमें क्या है विलायक का कार्य करता है और चीनी क्या है वहाँ पर विलेय। यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि विलायक विलेय पदार्थ को स्वयं में अपने में घुलने का काम करता है, जबकि विलेय जो होता है वो विलायक में क्या है स्वयं घुलता है। आगे समझ में। अब इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपको कोई भी जैसे उदाहरण दे दिया, कोई भी उदाहरण दे दिया। तो हम बात करें सबसे पहले तो उदाहरण से समझने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि विलयन, विलेय और विलायक ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। तो एक बार पुनः देखें विद्यार्थियों, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों विलायक कहते हैं। विलयन का वह भाग या घटक प्राय कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विलेय कहते हैं। क्लियर। चीनी और जैसे उदाहरण हम बात करें, जैसे चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय और जल विलायक है। क्लियर। इसी प्रकार से दूसरा भी उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे आयोडीन और एल्कोहल का विलयन है जिसे टीचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आयोडीन क्या है विलेय है और एल्कोहल क्या है विलायक है। और मैं आपको बता देता हूँ जितने भी जो विलायक हैं उन विलायकों में से जल एक ऐसा विलायक है जो क्या है सर्वोत्तम अच्छा या सबसे अच्छा विलायक माना गया है, क्योंकि इसमें जल के अंदर जितने भी जो विलेय पदार्थ हैं वो पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं विलेय हो जाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण की हम बात करें, बात युक्त पेय जैसे सोडा जल कोक आदि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल क्या होता है विलायक होता है। क्लियर।
आया कि नहीं आया समझ में। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो विलयन है उस विलयन के गुण क्या होते हैं। तो विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विलयन के क्या गुण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का व्यास क्या होता है, 1 mm में माइक्रोमीटर हम कह सकते हैं, या 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। यानी तंत्र छोटे होते हैं जिन्हें हम नगण्य आँखों के द्वारा यानी बिना सूक्ष्मदर्शी से देख नहीं सकते। क्लियर। अब हम बात करें विलयन की सांद्रता की। तो विलयन की जो सांद्रता होती है वो 2 प्रकार से मापी जाती है। यानी यदि आपने जैसे किसी विलयन में विलायक की मात्रा को हम स्थिर रख दें और विलेय की मात्रा को उसमें बढ़ाते जाएं तो विलयन कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। विलयन कैसा हो जाएगा, सांद्र। अर्थात हम उसे क्या कहेंगे, गाढ़ा विलयन के नाम से जानेंगे। एक होता है हमारे पास तनु विलयन, एक क्या होता है, तनु विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा को तो हम कर दें स्थिर और विलायक की मात्रा को बढ़ाते चले जाएं तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, तनु, यानी पतला विलयन हो जाएगा। कैसा विलयन हो जाएगा विद्यार्थियों, पतला विलयन हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में। अब यदि हम यहाँ पर इनमें विलेय और विलायक को जैसे मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ आपको, तनु और सांद्र क्या होता है। जैसे मेरे पास यहाँ एक गिलास क्या है, पानी है। एक गिलास क्या है, पानी। इसमें 5 ml क्या है, पानी है, और इसमें 2 चम्मच इसमें शक्कर डाल दी। 2 चम्मच क्या डाल दी, शक्कर। इसी प्रकार से इतना ही बड़ा गिलास हमारे पास दूसरा है, इसमें यही 5 ml क्या है, इसमें पानी है। 5 ml क्या है विद्यार्थियों, पानी है। और इसके अंदर इसमें 2 चम्मच क्या डाली, शक्कर। इसमें 1 चम्मच शक्कर डाली। तो कैसे पता लगेगा तो कौन सा तनु विलयन होगा और कौन सा सांद्र विलयन होगा। तो ये विद्यार्थियों देखो, ये विलयन जो है इधर देखिए, इधर देखो, ये 2 विलयन, 2 जो शक्कर चीनी इसमें डाली है और इसमें 1 चम्मच शक्कर डाली है। तो ये कैसा होगा, ये सांद्र होगा। कैसा होगा, सांद्र। और ये कैसा होगा, तनु होगा। आगे समझ में। अब हम बात करें कि यहाँ पर विलयन में से जो उसकी सांद्रता है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी विलयन में सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर 3 सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, 3 सूत्र पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो विलयन होते हैं वो विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। एक क्या विलयन होता है, संतृप्त विलयन, और एक क्या होता है, असंतृप्त विलयन। क्लियर। देखो संतृप्त विलयन क्या है, कोई ऐसा विलयन जो निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। और विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन के नाम से जानेंगे। क्लियर। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर। तो ये संतृप्त और असंतृप्त विलयन की परिभाषा हुई। अब हम बात करते हैं सांद्रता की। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या होती है, विलायक की वह मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, विलयन की सांद्रता। यदि हमें किसी द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 से हम क्या उसकी सांद्रता निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर आयतन प्रतिशत की बात करें तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन होगा और इंटू 100 से इसको कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यदि आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान लिया जाता है, और यदि आपको आयतन प्रतिशत निकालना हो तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन हमें लेना होगा। क्लियर। यदि हमें विलयन में आयतन और आयतन प्रतिशत निकालना हो तो विलेय का आयतन और विलयन का आयतन इंटू 100 के द्वारा इसको निकाला जाता है। जैसा कि यहाँ पर ये उदाहरण दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो उदाहरण हैं जितने भी न्यूमेरिकल हैं इनकी क्लास में अलग से एक लेकर आऊँगा। तब तक
आप यहाँ जो थ्योरेटिकल चीज़ है उसको समझने का प्रयास करें। इसके बाद में निलंबन क्या है, इस निलंबन भी एक क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, एक विषमांगी मिश्रण है। इसके जो गुण हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो गुणों से प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो निलंबन के गुण क्या होते हैं, ये एक समांगी मिश्रण है। ये कैसा मिश्रण है विद्यार्थियों, ये मिश्रण कैसा है, समांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं और ये निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और वो उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। इन्हें यदि हम शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन स्थायी होता है। यह छानन विधि द्वारा कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। क्लियर। इसके बाद में हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है, कोलाइडी विलयन में एक टंडन प्रभाव की घटना है वो देखने को मिलती है। किसकी देखने को मिलती है, टंडन प्रभाव। मैं आपको बता देता हूँ टंडन प्रभाव क्या है। जैसे एक अंधेरे कमरे के अंदर सूक्ष्म छिद्र के द्वारा सूर्य का प्रकाश इसमें प्रवेश कराया जाए और यदि इसके अंदर धूल के कणों को क्या करें, हम उड़ा देते हैं, धूल के कणों को देखें तो इस सूर्य के प्रकाश की किरण के मार्ग में यदि कोई धूल के कण आएंगे तो वहाँ पर एक विचित्र घटना, झिलमिलाती हुई घटना दिखाई देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, टंडन प्रभाव कहते हैं। क्लियर विद्यार्थियों, क्या कहेंगे उसको, टंडन प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसको हम जंगल में कोहरी में छोटे छोटे जो जल के कण होते हैं उसके अंदर भी इसको देखा जा सकता है। आई समझ में, आई कि नहीं आई समझ में। आगे हम बात करें कि यहाँ पर जो जैसे ये यहाँ पर इस चित्र के अंदर दिखाया गया है, ये टंडन प्रभाव जो है वो घने कोहरे का एक क्या है, दृश्य है। अब कोलाइडी गुण हैं, इनके कोलाइडी विलयन, इसके गुण क्या होते हैं, यह एक क्या विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और मार्ग को क्या करते हैं, दृष्टिगोचर करते हैं। ये जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तरल के तल में बैठ जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। इन्हें छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, पृथक को कर सकते हैं। आया गया समझ में। ओके, अब हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की। क्या, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जब पदार्थ की बाहरी रूपरेखा ही परिवर्तित होती है, जैसे रंग है, कठोरता है, दृढ़ता है, बहाव है, घनत्व है, द्रवनांक है, क्वथनांक है आदि भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और यदि इन भौतिक गुणों के साथ साथ उसके आंतरिक संगठक, उसके आंतरिक गुणों में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। यानी भौतिक परिवर्तन के अंदर तो कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। आगे समझ में। अब हम बात करें यहाँ पर कि जैसे कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे मोमबत्ती के जलने की जो प्रक्रिया है वो, उसमें दोनों ही प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये अपवाद है विद्यार्थियों, यानी मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती का पिघलना तो होता है रासायनिक परिवर्तन, जबकि मोमबत्ती का जलना कैसा होता है, मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंदर भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर कि शुद्ध जो पदार्थ हैं उसके प्रकार क्या हैं। तो ये पहला हम बात करेंगे तत्व की। किसकी बात करेंगे, तत्व की। वैसे भी अगर हम बात करें तत्व के प्रकार से, अगर आपसे पूछे कि तत्व के प्रकार क्या होते हैं तो तत्व के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है तत्व के नहीं, पदार्थ के प्रकार। एक तो होता है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा होता है मिश्रण। क्लियर। अब तत्व की हम बात करें सबसे पहले तो ये जो वर्तमान में जो तत्व खोज लिए गए हैं वो 118 तत्व खोज लिए गए हैं, जो आवर्त सारणी में हेनरी मोजली की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर उनको व्यवस्थित किया गया है। क्लियर विद्यार्थियों। तो यहाँ तत्व जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल। कौन विद्यार्थियों, रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। यानी 1661
1661 ईस्वी में, कब विद्यार्थियों 1661 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक थे? रॉबर्ट बॉयल। कौन थे? रॉबर्ट बॉयल। उस रॉबर्ट बॉयल ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। इसके बाद में फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट। कौन विद्यार्थियों? फ्रांस के वैज्ञानिक थे एंटोनी लॉरेंट। उस लॉरेंट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्व को परिभाषित किया। तत्व को क्या किया? परिभाषित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था? ये कहा था एंटोनी लॉरेंट नामक वैज्ञानिक ने। क्लियर। अब यदि हम बात करें कि जो तत्व है वो तत्व साधारणतः धातु, अधातु और अपधातु 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें एक तो धातु, एक होता है अधातु, क्या होता है? एक अधातु, और एक होता है उपधातु, जो धातु और अधातुओं के बीच में रखा गया है, दोनों के समान गुण प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें धातुओं की, तो धातुओं के क्या गुण होते हैं, तो ये मैं आपको अलग से एक क्लास लेके आऊँगा, क्योंकि ये जो तत्व हैं, धातु अधातु हैं, ये कक्षा 10 का भी एक क्या है? मेजर चैप्टर है। कक्षा 10 के अंदर ये विस्तार से दिया गया है, धातु क्या है, अधातु क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातु और अधातु आपस में कैसी क्रिया करते हैं। तो ये सारी पूर्ण विस्तार से हम अपन कक्षा 10 की जो चैप्टर उसके अंदर बात करेंगे। यहाँ पर केवल साधारण रूप से दिया गया है, तो फिर भी अब दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि धातु कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद और सोने जैसे पीले रंग की होती हैं। ये धातुएं ताप तथा विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, तार में रूपांतरित कर सकती हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि धातुएं क्या हैं? ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पारा। इसी प्रकार से हम बात करें अधातु की, किसकी बात करेंगे? अधातु की। तो अधातु के गुण क्या हैं? ये विभिन्न रंगों में पाई जाती है। ताप और विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, चमकीली होती हैं, चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धनीयता जैसे इसमें गुण नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है। ठीक है, ये क्या है? ये इसके उदाहरण है। ब्रोमीन और क्लोरीन ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कैसी होती है? लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा जो धातु और अधातुओं के समान गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। क्लियर विद्यार्थियों। अब इसमें से जो 92 तत्व हैं वो तो प्राकृतिक हैं और शेष कैसे हैं? मानव निर्मित है। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं और 2 तत्व जैसे पारा और ब्रोमीन ये कैसे हैं? जो द्रव अवस्था में होते हैं। गैलियम और सीजियम कमरे के ताप पर लगभग 303 केल्विन पर ये अधिक ताप पर कैसे द्रव अवस्था में आ जाते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। आगे हम बात करेंगे यौगिक की। तो एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयुक्त करता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक को बनाते हैं। क्लियर। और यदि हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक जो है वो एक तो यौगिक जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर जो है अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। और जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बताओ। उसे हम कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। अब हम बात करें, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो ये मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं, किंतु किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, जबकि यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण की हम बात करें, मिश्रण का संगठक परिवर्तनीय होता है, जबकि यौगिक का जो संगठक है वो स्थायी होता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्लियर। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने आज किन किन के बारे में अध्ययन किया है। तो आज कक्षा 9 का सेकंड चैप्टर था हमारे आसपास के
पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी, और यदि आपको ये समझ में आई है तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पहुंचाएं। यदि आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको इसी प्रकार से अच्छी बेहतर जानकारी प्राप्त होती रहे तो आप आपके अपने यूट्यूब चैनल को प्यार दें और कमेंट करें यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो। तो चलिए विद्यार्थियों, ऐसी ही एक नई जानकारी और जो तीसरा चैप्टर है उस तीसरे चैप्टर की हम पुनः बात करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का मेरे से या अपने आपके YouTube चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्लियर विद्यार्थियों, और यदि आपको किसी प्रकार की मन में कोई जिज्ञासा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे को। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के साथ में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।